Yeah, so the next question is observe the given figure and answer the following question. So आप name the process represented by the figure. देखो इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट किया है, इस फिगर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिप्रेजेंट किया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो आपकी लाइट बेंड करती है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इससे रिलेटेड हमारे कुछ लॉज है, तीन लॉ बताए हैं। मतलब दो लॉ बेसिकली है लेकिन तीन में बाइफरकेट किया जाता है। तो आपको वो जो लॉज है वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को वो लॉ दिखा देती हूँ। पहला तो फिनोमेना क्या आया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो आपकी लाइट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगी। और जब वो जो डायरेक्शन चेंज कर रही है उसको आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। ठीक है, अभी उसका जो लॉ है वो हम लोग अभी समझेंगे। तो देखो, light changes its direction while going from one transparent medium to another transparent medium. This is called as refraction of light. ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, refracted ray at a point of incident are on the opposite side of the normal to the surface of the slab at that point। तो देखो आप ऐसा लिखोगे कि देखो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड होती है। ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन के अंदर ना इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के एक ही साइड पे होते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन कब होगा, जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पे होंगे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे किसी एक ही प्लेन में होगा। आपको याद है मैंने आप लोगों को तीन पेंसिल वगैरह लेके समझाया था कि इंसिडेंट रे अगर इस लाइन में है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी लाइन में है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई अपोजिट 3D में चला जाए, नहीं, वो किसी एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर योर एयर एंड ग्लास साइन आई टू साइन आर, मतलब वो ये एंगल है साइन आई और साइन आर, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए। ठीक है, योर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्नेल्स लॉ। तो योर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ये यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे, हम लोग को ये पढ़ना है डिटेल में। फिर पहले आप लोग एक दो लॉ समझो कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की अपोजिट साइड पे होंगे, पहला। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे, दूसरा। तीसरी बात, साइन आई अपॉन साइन आर किसी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉ होता है और ये वाला क्वेश्चन हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। ये हम लोग किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू कवर करने वाले हैं, तो इसको आप जाने दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइड, वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। आपको बताना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, जिस केस के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको आप लोग क्या बोलोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिस केस के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप लोग क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको ऐसा कोई दो हाइड्रोकार्बन का नाम लेना है जो आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हो।
एक आपका आंसर आएगा ऑयल और आपका आएगा विनेगर। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो आप लोग आपके एवरीडे डे लाइफ में यूज करते हो। अगेन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे कुछ दो एलिमेंट्स है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। और दो टाइप के क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या आएगा? अल्केन। और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या आएगा? अल्कीन एंड अल्काइल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारे से कंप्लीट। फिर आप लोग को बोला है, फिर आप लोग को बोला है ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाले सीरीज को ना मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि पोटेशियम कब से ज्यादा रिएक्टिव होगा? पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम होगा, सोडियम से कम रिएक्टिव लिथियम होगा, लिथियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम होगा। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होगा, सबसे कम कौन होगा? गोल्ड होगा। ठीक है, अब देखो, जो एलिमेंट्स पहले ग्रुप में आ रहे हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वाटर के साथ में जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड के साथ में जल्दी से रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर के साथ में रिएक्शन सो ही नहीं करेंगे, तो करेंगे लेकिन जल्दी से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है आप लोग का जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में आ रहा है, थर्ड ग्रुप में, वो वाटर के साथ में भी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एसिड के साथ में भी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और गोल्ड तो ना ही वाटर के साथ में, ना ही एसिड के साथ में, ना ही ऑक्सीजन के साथ में, वो किसी के साथ में भी रिएक्शन शो करने वाला नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम वाटर के साथ भी रिएक्शन शो कर लेंगे, लेकिन इनके जो नीचे आ रहे हैं वो वाटर के साथ में जल्दी रिएक्शन नहीं शो करेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लीड, ये एसिड के साथ में जल्दी रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये एसिड के साथ में भी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब आपका आ गया रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपका ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन अब कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपका गोल्ड अभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, हायर टू लोअर, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे और उनसे कम रिएक्टिव उनके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे? नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। का आंसर क्या आएगा? कुछ भी लिखो इसके अंदर से, पोटेशियम लिखो, लिथियम लिखो, कुछ भी तो लिख सकते हो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है? नेम टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। देखो, जो पहला ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव है, तो दूसरा ग्रुप है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो तीसरा ग्रुप है ये वाला वो क्या है? लो रिएक्टिव है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव के अंदर आप लोग इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हो। मैग्नीशियम लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हो, टेन लीड, इनमें से कोई भी दो नाम लिख सकते हो। आगे क्या आएगा? नेम टू मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एंड टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आपको दो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का नाम लिखना है और दो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट का नाम लिखना है। तो देखो, सबसे ज्यादा कौन आएगा? आपका पोटेशियम एंड सोडियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे कम में क्या आएगा? सिल्वर एंड गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आज क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कट। ठीक है, इसमें आपको ड्रॉ करना है तो साइंटिफिकली लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई। आपको कुछ क्वेश्चन इसमें आंसर करने हैं। आपको मैं इस वीडियो के अंदर ह्यूमन आई एक्सप्लेन कर देती हूँ, और आप लोग को ये वाला जो भी डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हमारा क्या चीज रिमेनिंग है? मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 रिमेनिंग है वहां, और क्या रिमेनिंग है मैं वो देख रही हूँ। वन, टू, टू क्वेश्चन रिमेनिंग है इसके अंदर। ये वाला मैं करवाने वाली हूँ, रिवीजन में करवाने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो टू क्वेश्चन रिमेनिंग है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर मुझे भी रेफरेंस भी अच्छा रहे। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे आएगा
टू टू क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो अभी आता है हमारा लास्ट वाला दो टॉपिक। ह्यूमन आई आने वाला है और एक आने वाला है आपका रस वाला, ये वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल गो टू चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन आई। यहाँ पे आपका ह्यूमन आई आ गया। अब देखो, ह्यूमन आई को ना, इस डायग्राम को ना, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि डायग्राम अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, आपकी बुक में प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बराबर से दिख रहा है। तो देखो, सबसे बाहर आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है सबसे बाहर। ये जो दिख रहा है आपको, ये बाहर की लेयर, दिस इज योर कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस। आइरिस इज कलरफुल। और आइरिस अलग अलग इंसान का अलग अलग कलर होता है, आइरिस का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, आइरिस के अंदर एक एक स्मॉल सा होल होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, प्यूपिल बोलते हो। क्या होता है, बोलते हो प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे आपको दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है आप लोग को, ये इसको आप लोग लेंस बोलते हो। क्या कहते हो आप लोग इसको, लेंस। लेंस के पीछे ये पतली सी जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को आप लोग रेटिना बोलते हैं। आप लोग को ना सिप्लार याद आता है, क्या याद आता है, सिप्लार का समझाती। यू नो सिप्ला, सिप्ला आपको पता है, सिप्ला इज अ कंपनी। तो आपको सिर्फ सिप्लार याद आता है। देखो, सी मतलब कॉर्निया, आई मतलब आइरिस, पी मतलब प्यूपिल, एल मतलब लेंस, और आर मतलब, देखो सिप्ला में ए लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे आप ए नहीं लिखोगे, या तो आप लोग आर लिखोगे। तो सी मतलब कॉर्निया, आई मतलब आइरिस, पी मतलब प्यूपिल, एल मतलब लेंस, और आर मतलब रेटिना। ये आपके पांच लेयर होते हैं। क्या होते हैं, पांच लेयर होते हैं। अभी हर एक लेयर का क्या क्या काम है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो, देर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई। एकदम पतला सा कवर है आपके आंख के ऊपर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉर्निया। देखो, दिस इज योर कॉर्निया, थिन ट्रांसपेरेंट वन। थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग आप लोग को जो दिख रही है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉर्निया बोलते हो। अब देखो, कॉर्निया करता क्या है, लाइट, सॉरी लाइट, लाइट एंटर्स द आईज थ्रू इट। कहाँ से आपकी लाइट एंटर करती है आपको आंखों में, कॉर्निया से एंटर करती है। Maximum amount of incident ray is refracted inside the air at the outer surface, inside the eyes at the outer surface of cornea। मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपकी लाइट है जो रिफ्रैक्ट कर जाती है आपके आंखों के अंदर, वो कहाँ पे होती है, आपके कॉर्निया में होती है। इस पे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो आपके आईज के अंदर एंटर हो रही है, वो कहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, आपके कॉर्निया में रिफ्रैक्ट हो रही है। अगेन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईज एंटरिंग द आईज आर रिफ्रैक्टेड एट कॉर्निया। मतलब आपकी जो आंख में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट करके जा रही है, वो कहाँ पे, कहाँ से जा रही है, कॉर्निया से जा रही है। ठीक है, maximum amount of incident light is refracted inside the eyes at the outer surface of cornea. There is a dark, fleshy screen behind the cornea. This is called the iris. अब कॉर्निया के पीछे आपको डार्क फ्लैशी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आइरिस बोलते हो। आइरिस का जो कलर होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। ठीक है, सो the color of the iris is different for different people. There is a small hole of changing diameter at the center of the iris. This is which is called as pupil. आपके आयरिस के बीच में एक स्मॉल होल है, और वो होल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और वो जो होल है ना, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसलिए क्या बोला, देयर इज अ स्मॉल होल चेंजिंग डायमीटर। अगर लाइट बहुत कम है तो वो होल बड़ा हो जाता है ताकि आपको ज्यादा क्लियरली दिखे, ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर आए। अगर लाइट बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है तो वो होल छोटा हो जाता है, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट है
वही आपके आंख के अंदर आए। तो प्यूपिल का यही रोल है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही रहेगी तो वो अपने डायमीटर को छोटा कर लेगा, और अगर कम अमाउंट ऑफ लाइट आ रही रहेगी तो वो अपने डायमीटर को बड़ा कर लेगा। ठीक है। तो देखो, there is a small hole of changing diameter at the center of the iris, which is called the pupil. The pupil controls, क्या करता है वो? It controls the amount of the light entering the eye. If the light falling on the eye is too bright, pupil contract. While if the light is dim, it widens. मतलब अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रही रहेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत कम लाइट आ रही होगी तो वो एक्सपांड करके बड़ा हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर आए। ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ आइरिस देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर। देखो आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट लेयर का उठाव दिख रहा है आपको? ये उठाव, ये दिख रहा है आपको? इसको आप लोग बोलते हो लेंस। क्या बोलते हो? लेंस। अब मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, वाइड में समझाती हूँ। ठीक है। अगर आपका लेंस ऐसे है, ऐसे देखो आपको दिख रहा है, ऐसे पफ है आउटवर्ड की तरफ, एक सेकंड ना, तो मैं रेस कर देती हूँ। आई थिंक मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मैं रिलीज कर देती हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। आप अगर ध्यान दो, ये जो आपका लेंस है ना, वो बाहर की तरफ से उठा हुआ है। ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपका लेंस, देखो एक और मैं आपको चीज दिखा देती हूँ, इससे क्या दिखाऊंगी। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज आपको दिख रहा है ये लेयर बाहर की तरफ से उठी हुई है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। कनकेव लेंस जो होता है वो ऐसे अंदर की तरफ हुआ घुमा हुआ होता है। ठीक है। ड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, एक काम करते हैं, एक मिनट। वन मिनट, गिव मी वन सेकंड। देखो, पे ध्यान दिया आपको, आपको लेफ्ट दिख रहा है, तो दिख रहा है आप लोग को? कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो अंदर की तरफ ऐसा बेंड होता है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? कनकेव लेंस। इसको आप लोग क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स लेंस। आपके जो आंखों के अंदर है ना, आपकी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस से कॉनकेव लेंस नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ आधा हिस्सा होता तो आप लोग उसको बोलते हैं सिंगल कॉनकेव। लेकिन इसमें आपको पूरा दोनों हिस्सा दिख रहा है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे? बाय कॉनकेव। देखो आपको समझाती हूँ कि ड्रॉ ही करती हूँ, आपको आज ही समझा दूंगी। देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ इतना ही हिस्सा होता तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? सिंगल कॉनकेव। लेकिन अगर इसका दोनों ही हिस्सा होता है ऐसा, आप लोग उसको क्या बोलोगे? बाय कॉन्वेक्स। फिर से समझाती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस का अगर सिर्फ इतना ही पार्ट होगा, आप लोग उसको क्या बोलोगे? सिर्फ कॉन्वेक्स। ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेक्शन होता है ऐसा उठा हुआ बाहर की तरफ,
आप लोग इसको क्या बोलोगे? बाय कॉनकेव। आपकी आंखों में कौन सा लेंस है? बाय, सॉरी बाय कॉनकेव नहीं, बाय कॉन्वेक्स। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, अगर दोनों दोनों हिस्सा बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉनकेव लेंस, नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये एक साइड से सिर्फ है, इतना ही सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है ही नहीं, समझो। एक सेकेंड को समझो यहाँ पे। सिर्फ इतना ही सेक्शन अगर होगा, इसको आप लोग क्या बोलोगे? सिंगल कॉन्वेक्स। और अगर दोनों सेक्शन होगा, आप लोग इसको क्या बोलोगे? बाय कॉन्वेक्स। ठीक है। अभी थोड़ा ना कॉन्वेक्स कॉन्केव बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ये तो क्लियर है यहाँ पे। बाहर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है। सो मैं आ जाती हूँ फिर से बैक टू माई स्क्रीन। दिस इज योर बाय कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज बाय कनकेव लेंस। मैं सिंगल वाला भी आप लोग को दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। सिंगल, देखो, उसमें सिर्फ आधा ही पोर्शन होता है, पूरा पोर्शन नहीं होता है। देखो, ये सिंगल कॉन्वेक्स है, दिस इज योर सिंगल कॉन्वेक्स। अगर यही आउटर हाफ इधर पे भी होता, आप लोग उसको क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है एक आई लेंस होती है, आप एक सिंगल आई लेंस को लोगे ना, वो सिंगल कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर आप दोनों को ज्वाइन कर दे तो क्या हो जाएगा? वो बाय कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। आपको मैं ये क्यों सिखा रही हूँ, बिकॉज आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर वो वर्ड आया है इसलिए। ठीक है, जो समझो टेक्स्ट बुक। आपकी आंखों में बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको एग्जाम में पूछा है ये वर्ड। ठीक है। Okay, तो देखो, देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। डबल कॉन्वेक्स का मतलब ही बाय कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस बिहाइंड द प्यूपिल। कहाँ पे होता है? प्यूपिल के पीछे होता है। तो वेयर इज योर लेंस? योर लेंस इज बिहाइंड द प्यूपिल। पी फॉर कॉर्निया, आई फॉर आइरिस, पी फॉर प्यूपिल, और लास्ट में प्यूपिल के पीछे क्या है आपका? लेंस। लेंस कैसा है? डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है। द लेंस प्रोवाइड द स्मॉल एडजस्टमेंट्स ऑफ फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। द लेंस क्रिएट, अभी देखो कौन सा इमेज क्रिएट करता है आपका लेंस? रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे? स्क्रीन पे। ठीक है। तो द लेंस क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। आपकी स्क्रीन क्या है? आंख के अंदर रेटिना आपकी स्क्रीन है, वो उस स्क्रीन के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। देखो, एक और एक चीज याद रखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा है आपके आंख के अंदर? कॉर्निया। उसके पीछे क्या है? फ्लैश मटेरियल आपका आइरिस। आइरिस का जो कलर होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आइरिस के बीच में क्या है? प्यूपल है। प्यूपल जो होता है वो बार बार अपना डायमीटर चेंज करता है, ताकि वो लाइट के, जो लाइट आपके आंखों के अंदर जा रही है उसको कंट्रोल कर सके। उसके पीछे क्या है? आपका लेंस है। लेंस कैसा है? डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है। वो लेंस जो है, वो अपना फोकल लेंथ बार बार एडजस्ट करती है, ताकि वो इमेज को प्रॉपरली दिखा सके। लेंस क्या करती है? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करती है ऑन द रेटिना। ठीक है। रियल मतलब रियल इमेज होती है, और वो उल्टी इमेज होती है। ठीक है। आपका ब्रेन उसको सीधा करके देता है, लेकिन आपकी जो आंख है वो इस दुनिया को उल्टा देखती है। लेकिन आप क्यों सीधा देख पा रहे हो? बिकॉज वो आपका ब्रेन जो है उस इमेज को प्रॉपरली स्ट्रेट करके आपकी आंखों के थ्रू दिखाता है आपको। ठीक है। तो देखो, कैसे पढ़ती हूँ मैं। देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस just behind the pupil. The lens provides small adjustments of focal length to focus the image. क्यों एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ में? ताकि वो इमेज को फोकस कर पाए प्रॉपरली। कैसा इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। कहाँ पे बनता है? स्क्रीन पे बनता है। वो स्क्रीन क्या है? आपकी रेटिना है। ठीक है। द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट
सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड एज रेटिना। तो आपकी जो रेटिना है वो किससे बनी है? लाइट सेंसिटिव सेल से बनी है। मतलब अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो लोग ट्यूबलेट हो जाते हैं और सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। सारे सेल्स आपके बॉडी में लाइट को पढ़ने पे ट्यूबलेट नहीं होते हैं। आपकी रेटिना के ऊपर जो सेल्स है वही सिर्फ लाइट के पढ़ने पे ट्यूबलेट होते हैं और सिग्नल्स किसको भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है? लाइट सेंसिटिव सेल्स। मतलब लाइट के पढ़ने पे वो लोग सिग्नल भेजेंगे आपके ब्रेन। ठीक है। These cells get excited. देखो हमें लिखा है उसके आगे। These cells get excited when the light falls on them and generate electric signals. ये कहाँ पे जाती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके ब्रेन में जाती है। These signals are conveyed, मतलब बताया जाता है टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व? दिख रहा है ये नर्व? दिख रहा है ये वाला नर्व? इसको आप ऑप्टिक नर्व बोलते हो। तो रेटिना के ऊपर जो भी सेल्स है उनके ऊपर जो लाइट पड़ी है तो इसकी वजह से वो एक्साइट हो जाते हैं और सिग्नल्स भेजते हैं ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व जो होती है आपकी वो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो आपका जो ब्रेन है उस इमेज को सीधा करके आपको दिखाता है। ठीक है। तो these signals are conveyed to the brain through optic nerves. Later, the brain analyzes the signals and convert them in such a way that we perceive the object as they actually are. अगर ये ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचाती तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स उल्टे दिखते। क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है, आपका ब्रेन ये ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे के वैसे देखने में हेल्प करता है। लेकिन आपकी आंख जो होती है वो किस कैसे देखती है? उसको उल्टा दिखती है। लेकिन आपको जो आपका ब्रेन है वही उसको सीधा करके आपको प्रॉपरली दिखवाता है। ठीक है। So, while seeing the objects at the large, infinite distance, the lens of the eye becomes flat and the focal length increases. देखिए ये क्या बोल रहा है? अगर आप लोग आपकी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, आपका जो लेंस है वो छोटा हो जाता है, मतलब चपटा हो जाता है, ताकि फोकल लेंथ इंक्रीज कर पाए और हम लोग प्रॉपरली आपके ऑब्जेक्ट को देख पाए। फोकल लेंथ क्या होता है आपको समझ में आएगा थोड़ा टाइम में। तो अभी के लिए आप समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है तो आपका जो लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा ताकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो पाए और आप लोग उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाए। ठीक है। तो देखो, while seeing objects at a large infinite distance, the lens of the eyes becomes flat and its focal length increases. While seeing nearby objects, the lens become more rounded and its focal length decreases. आपको ये दो पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर कोई चीज दूर रखी है तो लेंस फ्लैट हो जाएगी। अगर कोई चीज पास रखी है तो लेंस राउंड हो जाएगी। अगर कोई चीज दूर है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। अगर कोई चीज पास है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। आप लोग को मैं एक डब्बा बना देती हूँ। ठीक है। वो बनाती हूँ आपके बुक के अंदर। 1 मिनट। सेकंड बुक। इट इज वन वेरी गुड डायग्राम इस सब हम लोग इसमें आता है। नहीं इससे नहीं होगा। तो आप लोग मेरे साथ में बनाओगे ये बुक के अंदर। ये यहाँ पे आप लिखोगे। इसमें लिखो ऑब्जेक्ट।
जैसे लिखो ऑब्जेक्ट, जैसे लिखो लेंस, जैसे लिखो फोकल लेंथ। ये मैं ना आपके बुक के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट फार है और ऑब्जेक्ट नियर बाय है। तो लेंस कैसे हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस कैसे हो जाएगी, फ्लैट। अगर अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो लेंस कैसे हो जाएगी, कि राउंड हो जाएगी। तो लेंस क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक के अंदर, मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। या आपके बुक के अंदर होना ही चाहिए, आपको एग्जाम से पहले करके ही जाना है, ठीक है। अगेन, the capacity of the lens to change its focal length as per the need is called as power of accommodation। मतलब ये लेंस की जो पावर है फोकल लेंथ को चेंज करते रहने की, ताकि आप लोग को ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखे, इसको आप लोग क्या बोलते हो, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये इसके ऊपर डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू एज पर द नीड इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब फोकल लेंथ को चेंज करना ताकि आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाए जरूरत के हिसाब से, इसको आप लोग क्या बोलोगे, अब पावर ऑफ अकोमोडेशन। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ये पावर कम कम होते जाती है, ठीक है। ऑल्दो द इलास्टिक लेंथ, क्या इलास्टिक लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट, इट कैन नॉट डू सो बियॉन्ड द लिमिट। मतलब ये लिमिट तक ही फोकल लेंथ को बढ़ा पाएगी या कम कर पाएगी, एक लिमिट के बियॉन्ड ये ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपके कुछ ज्यादा काम का था नहीं, पहले आप इतना याद रखो, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये वाला मैंने जो पॉइंट कराया था आपको ये वाला पॉइंट करना है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये करवा दिया था, ये वाला करवा दिया था, अब मैं आपको ना ये भी करवा दूंगी, ठीक है। The eyeball is is approximately spherical and has a diameter of 2.4 centimeter। ये आप लोगों को फिंगर लैंग्वेज से पूछ सकते हैं। The working of the lens in the human eye is extremely important। The lens can change its focal length to adjust and see object at different distances। In the relaxed state, the focal length, अभी ये वाला important है, in the relaxed state, the focal length of healthy eyes is 2 centimeter। The other focus of the eye is on retina। तो आपका अदर फोकस किधर पे है, रेटिना के ऊपर है। ये क्या होता है, फोकस वन फोकस टू, ये आपको समझेगा। इस पॉइंट के लिए सिर्फ आप याद रख लो कि एक नॉर्मल आई का डायमीटर कितना होने वाला है, 2.4 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई का फोकल लेंथ क्या होता है रिलैक्स स्टेट में, 2 सेंटीमीटर। आपके आईज का अदर फोकस कहाँ पे होता है, रेटिना के ऊपर होता है। तीन बातें आप लोग याद कर लेंगे, मैं आपको फिर से यहाँ पे याद करा देती हूँ। नॉर्मल आई का डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल आई का रिलैक्स स्टेट में फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है। और आपकी आंख का अदर फोकस कहाँ पे होता है, रेटिना के ऊपर होता है, ठीक है। क्लियर होगा ये बात। अब हम लोग ये कर चुके हैं पूरा, तो हम लोग अभी क्वेश्चन करने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो गए, ठीक है। तो देखो, name the type of lens in the human eye. Double convex, transparent crystalline lens. Name the screen at which maximum amount of incident light is refracted। कॉर्निया पे होता है, कॉर्निया पे मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब पूछा है state the nature of the object, form, सॉरी, state the nature of the image,
formed of the object of the screen inside the retina. तो रेटिना के ऊपर कैसा ऑब्जेक्ट बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका जो ये गिव रीजन है, गिव रीजन को हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? सो हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं और फिर हम लोग इस चैप्टर को, ये लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है? हम्म। तो ऊपर ये चैप्टर नंबर 3, 1 मिनट। लास्ट पेज पे आ जाओ। और इस चैप्टर के अंदर आपको ये वाला जो है ना डायग्राम, ये करके जाना है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम मैंने एक्सप्लेन भी किया है पिछले लेक्चर के अंदर, तो ये करके जाना है आप लोग को एग्जाम। एग्जीसर में, एंडोसर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, फिर सारा के रिएक्शंस, उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स, डेंसिटी क्या होता है, ये सब करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है? एंड ऑल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये वाला आंसर के आंसर भी करके जा। ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे यहाँ से पढ़ना है। A certain type of reddish colored solid layer collects on the metallic surface. This layer is called as rust. आपको पूछते हैं रस्ट क्या होता है? Reddish colored solid layer deposited on the metal surface is called as rust. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का? Fe2O3 डॉट XH2O। ये वाला फॉर्मूला आपको करके जाना है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। देखो, रस्ट का फॉर्मेशन कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो द रस्ट ऑन द आयरन डज नॉट फॉर्म बाय अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द आयरन सल्फेट। द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब क्या, इसमें चार्जेस इन्वॉल्व है, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है, तो इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। Different regions on the surface of iron become anode and cathode। तो एनोड कैसे होता है? पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। तो आयरन के समझे, आयरन का मटेरियल है और उस पर रस बन रहा है, तो कोई एक रीजन कैथोड बन जाएगा, कोई एक रीजन एनोड बन जाएगा, ठीक है? क्लास में हुआ है, ब्रशअप चल रहा है। मैं ऐसा मुझे लग रहा है ना, मैं क्लासेस सिखा रही हूँ आपको, रिविजन तो कराई नहीं रही। सबको डिटेल में समझाना पड़ रहा है क्योंकि कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप लोग को ना रिएक्शन बतानी है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, आप लोग को सब प्रॉपरली बताना है, ठीक है? तो Fe is oxidized to Fe2 plus in the anode region। तो एनोड रीजन पे क्या होगा? आपका Fe मतलब क्या है? आपका जो आयरन है वो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बन जाएगा? Fe2 प्लस बन जाएगा, ठीक है? एनोड इज द पॉजिटिव रीजन, कैथोड इज द नेगेटिव रीजन, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? तो Fe जो है आपका, जो आयरन है, वो क्या करेगा? एनोड पे दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Fe2 प्लस बन जाएगा, ठीक है? फिर क्या बोला है? O2 is reduced to form water in the cathode region।
तो ऑक्सीजन के अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, तो H प्लस ऐड कर रहे हैं। आपको पता है जब कभी भी हम लोग कहा कहीं पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कैथोड रीजन में ऐड कर रहे हैं। किसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन में ऐड कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। So oxygen is reduced to form water in the cathode region. O2 plus 4H plus 4 electron minus gives 2H2O. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं से आए, जो ये दो दो इलेक्ट्रॉन से डोनेट किए ना, यही दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ठीक है। यह जरूरी तो नहीं है खाली एक ही आयन होगा, बहुत सारे आयन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं, वो एनोड रीजन से ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। तो O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। सो O2 में क्या डालेंगे हम लोग, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा आपका, 2H2O। अब ये Fe2+ जो यहाँ पे बना, Fe2+, इट विल माइग्रेट फ्रॉम Fe2 plus iron migrate from the anode region. They react with water. अब ये Fe2 plus जो है, ये यहाँ से उठ के वाटर के साथ में जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और आगे जाके क्या बनेगा, Fe3+। और रेडिश कलर्ड हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3+। अब एक रेडिश कलर का कुछ सब्सटेंस बनेगा, उसको आप लोग क्या बोलते हो, रस बोलते हो। इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस। देखो, समझो, एक मिनट। एनोड, कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या वो अपन, हाँ अभी दिख रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, मैं देखिए। एनोड पे क्या हो रहा है, Fe, ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और क्या बन रहा है, Fe+2। +2, और क्या दिया इसने यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन O2, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 4H+ के आयन डाल रहे हैं। कहाँ से आए, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि 4H+ के आयन आए, और 4 इलेक्ट्रॉन आए। क्या आए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाया इन्होंने, 2H2O। क्या बनाया, 2H2O के मॉलिक्यूल बने, H2O के मॉलिक्यूल, H2O बनाया। ठीक है। जब ये बन गया, तो ये एनोड पे जो Fe2+ था बैठा हुआ, वो यहाँ से इस पानी के साथ में आके रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा वो, Fe3+। क्या बनाएगा, Fe3+।
ठीक है, तो ये क्या बोला है, Fe2+ will migrate to water and become Fe3+। और यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सटेंस बनेगा, इसको आप लोग क्या बोलोगे, रस, क्या बोलोगे, रस। ठीक है, तो देखो, a reddish colored hydrated oxide is formed from Fe3+ ions। This is called as this is called as rust। It collects on the surface। और आपको वो रस बनने का प्रॉपर रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन आप लोग मत करके जाओ, मैं आप लोग को नहीं याद आने वाला। ठीक है, आपको पूछा है कोरोजन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। Due to various components of atmosphere, oxidation of the metal takes place, consequently resulting in their damage। This is called as corrosion। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी चीजें के प्रेजेंस की वजह से आपका जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो डैमेज हो जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, कोरोजन बोलते हो। आयरन रस्ट एंड अ रेडिश कलर्ड लेयर इज कनेक्टेड ऑन इट। दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट वेरी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये जो डायग्राम है वो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को, डायग्राम कहाँ पे किया, आप लोग को मैंने ये एक्सप्लेन किया है, देखो ये। ठीक है, तो आपको ना कभी कभी एग्जाम में ये रिएक्शन लिख के आती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लिख के आती है, तो आप लोग याद करके जाओ ये वाला रिएक्शन। आप लोग को ये वाला रिएक्शन लर्न करना है, मैं आपको बता देती हूँ मार्क करके। यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन। ठीक है, रस्ट क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, और रस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बनता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम लोग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज रस्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आई गेस आप लोग से भी वो हो जाएगा, Fe2O3.X2O। रस्ट क्या होता है, रस्ट इज अ रेडिश कलर्ड हाइड्रेट collected on the surface of the iron is called as rust। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बता दिया। A reddish color hydrated oxide is formed from Fe3+ ion। This is called as rust। आप लोग ये भी लिख सकते हो, आप लोग ये वाला भी लिख सकते हो, जो आप लोग को इजी लगे। A certain type of reddish colored solid layer collects on the metallic surface। This is called as rust। आप लोग ये भी लिख सकते हो। This is the chemical formula of rust, Fe2O3.X2O। और रिएक्शन ऑन एनोड, ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑन कैथोड, ये वाली रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन आप लोग को इस तरीके से करनी है। ठीक है, और लास्ट आपको पूछा है कोरोजन क्या होता है, और मैं आपको बताया, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन द डैमेज। दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ये वाला आप लोग का हो गया। एंड सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन द मेटेलिक सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। ये भी हो गया। ठीक है, रस्ट का ये फॉर्मूला है। आप लोग को सब ना, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, आपको पूरा रिएक्शन प्रॉपरली दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको ये एग्जाम में प्रॉपरली ना दिखे, क्लियर प्रिंट हुआ नहीं आए, इसीलिए ये दो रिएक्शन आप लोग याद करके जाए। Fe will convert into Fe2+ plus two electrons at anode, and oxygen is reduced at cathode by addition of four hydrogen ions, four electrons। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर खत्म होता है। गिव रीजन मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद जुलाई 2022 पेपर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।